मिलाज़मा का ट्रीटमेंट करवाते करवाते थक गए। क्रीम भी लगा ली, सनस्क्रीन भी 3 बार लगाई सुबह में, पील कराई, डॉक्टर के कहने पे लेजर भी कराई। अब ये फिर वापस आ गया। मूड तो खराब होता है। अब जानते हैं कि मिलाज़मा एक्चुअली इतना रेकर क्यों करता है। तो दोस्तों आज है हम एपिसोड 2 द साइंस ऑफ मिलाज़मा डिस्कस करेंगे आज एक करके। मिलाज़मा सिर्फ एक पिगमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि मिलाज़मा क्या एक सनटैन है, मिलाज़मा क्या हार्मोन खराब है, मिलाज़मा क्या कुछ गलत खाया होगा। नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे विलेन हैं। विलेन के नाम हैं जैसे मेलानोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स, हार्मोन, यूवी रेडिएशन, जेनेटिक्स। तो बेसिकली ये मिलाज़मा एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म की तरह है जिसमें हीरो एक दो ही हैं लेकिन विलेन काफी ज्यादा हैं। क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा रोल होता है इसमें सनलाइट एक्सपोजर का। सनलाइट में सबसे पहला कंपोनेंट जो डैमेज करता है वो है यूवी बी रेज, जिनकी वेवलेंथ रहती है 290 से 320 नैनोमीटर की। इससे प्रॉब्लम ये है कि P53 का म्यूटेशन होता है, डायरेक्ट मेलानोसाइट का स्टिमुलेशन होता है और सनलाइट की वजह से डीएनए का डैमेज भी होता है। सेकेंड लाइन में चेंजेस आते हैं यूवी ए रेज की वजह से, जो कि 320 से 340 के बीच में रहती है। इससे डीप डर्मल डैमेज होता है, एक लंबा चलता हुआ इन्फ्लेमेशन होता है। फिर तीसरा जो सब लोग मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी ये सोचते हैं कि घर में सनस्क्रीन क्यों लगानी है, हम तो धूप में जाते नहीं डॉक्टर साहब, हमें सनस्क्रीन क्यों लगानी है। दोस्तों इवन विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से भी मिलाज़मा बढ़ता है क्योंकि उससे टायरोसिनेज एक्टिविटी बढ़ती है और ऑप्सिन 3 जो एक रिसेप्टर है उसकी भी सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसीलिए इवन आप घर के अंदर बैठे हैं, आपके विंडो से नॉर्मल सी रोशनी आ रही है, ऐसे में भी आपको सन प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जो सेकेंडरी स्टेप है वो है मेलानोसाइट्स की हाइपर एक्टिविटी। मेलानोसाइट जो आपकी बॉडी के कलर बनाने के सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स में मेलानोजोम ज्यादा बनते हैं, उनकी जो डेंड्राइट्स है जो मेलानोजोम को ट्रांसफर करने में काम आती है वो बढ़ जाती है, उनके अंदर टायरोसिनेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली मेलानोसाइट का नंबर नहीं बढ़ता, उनकी फंक्शनैलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो लेजर जो काम करती है वो टेम्परेली काम करती है, वो भी लॉन्ग रन में इसे ठीक नहीं कर सकती। कारण क्या है? लेजर काम करती है मेलानोसाइट के डेंड्राइट्स पे, कि डेंड्राइट्स को कट ऑफ कर देगी या ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मेलानिन को तोड़ देगी या मेलानोजोम को डिस्टर्ब कर देगी। बट जो ओरिजिनल मेलानोसाइट है जो कलर सिक्रीट किए जा रहा है वो सिक्रीट करता चलेगा दोबारा से। दूसरा, आपने अपने डॉक्टर के मुंह से सुना होगा या पक्का कहीं पढ़ा भी होगा कि ये हार्मोन्स की वजह से होता है। बिल्कुल होता है। होता क्या है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि नॉर्मली फीमेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मतलब कि जो चीज मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर रही है वो ही बढ़ जाती है, पहला। दूसरा, मेलानोजेनेसिस बढ़ती है और साथ साथ टायरोसिनेज का एंजाइम जिसकी वजह से मेलानिन बढ़ता है वो बढ़ जाता है। तभी कभी कभार पेशेंट क्लियर कट हिस्ट्री देते हैं कि मेरे ये सेकंड बेबी हुआ था या मैं प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम पे मेरे को ये मिलाज़मा आया, या मेरे हार्मोन खराब चल रहे हैं तब से मेरी पिगमेंटेशन आ गई है। ये प्रूफ है इसके हार्मोनल बैकग्राउंड होने का। अब जानते हैं कि ब्लड वेसल्स का क्या रोल होता है। बेसिकली मिलाज़मा के लीजन्स में VEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां का मेलानोजेनेसिस इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। यही रीजन है कि जो ट्रानेक्सिमिक एसिड जो कि ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए या हेवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई यूज करी जाती है उसका मिलाज़मा में रिसेंटली बहुत अच्छा रोल पाया गया है इसी वजह से। इसके बाद कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि इलाज करवाए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आपकी जो स्किन की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आप जानते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे मान लिया आप स्किन की ऊपर की सतह है एपिडर्मिस, नीचे की सतह है डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज होता है यूवी एक्सपोजर की वजह से तो एपिडर्मिस का मिलाज़मा डीप डर्मिस में जाता है, उसे मेलानिन इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। वहां का जो कलर होता है उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है इवन लेजर से भी। इसीलिए कुछ लोग का मिलाज़मा ठीक होने को ही नहीं देता। फाइनली हर जगह एक रोल होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का।
हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज होती है उसमें ऑक्सीडेशन का रोल काफ़ी बड़ा रहता है, इसीलिए इस बीमारी में विटामिन सी, ग्लूटाथियोन और कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक पॉलीपोडियम एक्सट्रैक्ट्स वगैरह अच्छा काम करते हैं बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म के थ्रू। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिलाज्मा कोई इतनी सिंपल चीज नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। इसी के आधार पर मिलाज्मा को 2-3 तरीके से डिवाइड करा गया है। पहला, जैसे कि सेंट्रोफेशियल कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ फेस के आसपास रहता है। दूसरा मेलार, जो कि मेलर एरिया पे ज्यादा होता है। तीसरा मैंडिबुलर, कि जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फिर आपके डॉक्टर कई बार आपको एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, डर्मोस्कोप जिसे बोलते हैं, उससे हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि ये मिलाज्मा एपिडर्मिस में है, डर्मिस में है या मिक्स्ड पैटर्न का है, क्योंकि उस आधार पे आपका इलाज करना हमें आसान हो जाता है। आई एम श्योर आपको अच्छे से पता चल चुका है कि मिलाज्मा क्यों बार बार रिकर करता है, क्योंकि यूवी एक्सपोजर बंद नहीं होता, सन हर समय है, हार्मोन फ्लक्चुएट कर सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का अगर डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं है, और भी कई सारे मल्टीफैक्टोरियल पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में मिलाज्मा ठीक करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसा कि अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है मिलाज्मा के बारे में, आई एम श्योर अब आप अपने मिलाज्मा को इतना लाइटली नहीं लेंगे, उसे एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से साइंटिफिकली बैक ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट करवाएंगे। दोस्तों, हम आगे डिस्कस करेंगे एपिसोड 3 में मिलाज्मा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो हमारे एपिसोड 3 को आप जरूर देखिएगा। तब तक जुड़े रहिए हमसे, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।